हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स फॉर बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स। बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए जो है यह सीरीज़ है और यह सीरीज़ का पहला लेक्चर, पहला चैप्टर जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, या फिर इसी को आप कहो तो मॉडर्न अलजेब्रा। क्लियर है? तो इसमें हम बता देते हैं कि हम लोग बहुत ही बेसिक से चलते हुए जो है एडवांस की ओर बढ़ेंगे और इसी में हम लोग जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो आने के संभावनाएं वाले प्रश्न होते हैं उन सभी को हम लोग इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं या मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, क्या है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसको शुरू करने से पहले हमारे पास क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए? तो वो होना चाहिए कि इसका सेट थ्योरी का कुछ नॉलेज, किसका सेट थ्योरी, ठीक है। अब इस सेट थ्योरी में क्या, तो इस सेट थ्योरी में अगर हम बात करें तो एक आता है क्या बाइनरी ऑपरेशन। इस सेट थ्योरी के अंदर में आता है क्या बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले भी अगर हम आपको बोलें कि हमारे पास एक और इस बाइनरी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले हमारे पास एक और नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि सेट का नॉलेज होना चाहिए। किसका? सेट का, कि आखिर सेट क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है, और रिलेशन। ये तीन चीज़ों का नॉलेज जो हमें होना चाहिए। कौन कौन से? तो पहला सेट, दूसरा फंक्शन और तीसरा रिलेशन। इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला वो होने वाला है सबसे, तो आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो उस चीज़ को सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग सेट से, उसके बाद चलेंगे फंक्शन और फिर रिलेशन के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग जो आएंगे वो आएंगे बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन आने के बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे किस पे, अपने चैप्टर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर मॉडर्न अलजेब्रा की ओर। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सेट से, कि आखिर अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेट के बारे में तो सेट है क्या, ठीक है। सेट की अगर हम लोग बात करें तो सेट क्या होता है, ये क्लास 12th है या फिर क्लास 11-12th में जो है आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेट के बारे में, ठीक है। एक पेज में ही सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए यहाँ पे हम लोग चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखिए सेट। आखिर ये सेट होता क्या है, ठीक है। तो सेट क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, और वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? वेल डिफाइंड, बढ़िया तरीक़ा से सजाया हुआ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेट। तो लिखिएगा कि सेट is a well defined collection of objects, ठीक है। दूसरा, अगर ये सेट है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं उस करते हैं किससे? तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर क्या? A B C D, इस तरह से। अब इस सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो हमारे पास दो तरीका है। एक तो होता है कौन सा फॉर्म? एक होता है टैबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसके अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करें या फिर इसके नोटेशन की बात करें कि आखिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के जो है इसके पास रिप्रेजेंट करने का है दो तरीका। पहला तरीका क्या है कि हम लोग इसको डिफाइन करें कैसे? तो टैबुलर फॉर्म में लिख के, किस में? तो टैबुलर फॉर्म में लिखें। दूसरा जो है हमारे पास वो है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? ये दो तरीका जो है हमारे पास है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये टैबुलर फॉर्म जो है किस तरह का है, ठीक है। क्या? टैबुलर फॉर्म।
टैबुलर फॉर्म जो होता है, जैसे कि हम लोग कैपिटल लेटर से क्या सेट को डिनोट किए, ए कोई सेट है, इसके अंदर में एलिमेंट मौजूद है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता हुआ एलिमेंट, ठीक है। ये हुआ टैबुलर फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा हमारा जो है वो है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इस सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एक कैपिटल लेटर लिखें, अंदर करली ब्रैकेट देते हुए एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे एक्स ले लिए, ठीक, और कॉलन देते हुए लिखते हैं कोई रिलेशन, इसके बीच में हम लोग लिखते हैं। रिलेशन कैसा है, अगर इसी के बारे में बात करें तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इस तरह से हम लोग इसको जो है लिख दिए। क्लियर है, ये हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म तक हम लोगों ने बात किया। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स, ठीक है, किसके टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट के कितने प्रकार हो सकते हैं, बट हम लोग जो है बहुत ज़्यादा नहीं देखने वाले, जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को हम लोग देखेंगे। एक होता है हमारे पास फाइनाइट, फाइनाइट एलिमेंट कंटेन करेगा, उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट। दूसरा है हमारे पास इनफाइनाइट, तीसरा है हमारे पास नल, या फिर इसी को बोल सकते हो आप क्या, वॉइड, ठीक है। और एक होता है डिसजॉइंट है, जो कि यहाँ पे हम लोग डिसजॉइंट को भी देख लेंगे, डिसजॉइंट, ठीक है। अब हम इन चार के बारे में जो है बात करते हैं। फाइनाइट मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, मतलब काउंटेबल एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। दूसरा अगर इनफाइनाइट की बात करते हैं तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे जो कि नॉन काउंटेबल होंगे। क्लियर। नल या वॉइड क्या होता है कि कोई भी ऐसा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो बल्कि वो एक केवल 5 हो। डिसजॉइंट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है, एक ए सेट है और एक हमारे पास बी सेट है, और इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, इस 5 के बराबर होता है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट जो होते हैं दो सेट में नहीं मौजूद होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किस पे, तो इक्वालिटी पे। इक्वालिटी ऑफ सेट हेडिंग में लिखिए, इक्वालिटी ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्या हो, इक्वालिटी चेक करने के लिए क्या कम से कम तो दो तो होने चाहिए। जब तक दो सेट नहीं होगा तब तक हम कैसे चेक कर सकते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है। दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो तो होने चाहिए। तो हमने माना कि ए और बी हमारे पास क्या है, दो सेट्स हैं, ठीक है, 2 सेट हैं। अब हमको चेक करना है कि ये ए जो है इस बी के बराबर हो। तो ए को बी के बराबर होने के लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी आर व्हाट, इक्वल। ए और बी में एलिमेंट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, तो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल होगा तभी हम कहेंगे क्या, कि दो सेट जो है इक्वल हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेना, अगर आपको बताएं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए मान लेते हैं हम लोग, किसको, ए मान लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 और 4, और एक बी सेट लेते हैं क्या, 1 2 3 3 और 4। अब इसमें हमको चेक करना है कि ए बी के इक्वल है कि नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट को काउंट करेंगे। हमको देख रहे हैं 1 2 3 4, इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। कितना, 4 एलिमेंट है इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4। अब एक चीज़ और इसमें याद रखिए कि आप तो कह सकते हो कि इसमें तो सर दो क्या है, 2 एलिमेंट मौजूद है, जो 3 2, लेकिन सेट के अंदर में रिपीटिशन नहीं होता। अगर 2 बार लिखा हुआ है तब भी इसको एक बार ही काउंट करने वाले हैं, ठीक है। 3 भी लिखा होता, 3 3 3 करके और लिखा होता, तब भी हम इसको क्या है, एक बार ही काउंट करने वाले थे, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे भी क्या दिखा कि ये भी कितने एलिमेंट हैं, तो 4 एलिमेंट इसमें भी है।
और इक्वलिटी के लिए हमने क्या कहा कि इक्वलिटी तभी दो सेट इक्वल होगा जब इन दोनों के बीच के एलिमेंट जो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या समझ आया कि दोनों एलिमेंट जो हैं, इनमें एलिमेंट, इसमें एलिमेंट क्या है, एक जैसा है, तब हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे इसके आगे। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, एक वॉइड और नल सेट के बारे में जाने। वॉइड और नल सेट हमने देख लिया कि क्या होंगे, नो एलिमेंट होगा। इसके बाद आता है एक सिंगलटन सेट। कैसा आता है, सिंगलटन, सिंगलटन सेट। ठीक है, ये सिंगलटन सेट क्या होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं कैसे होता है, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट मौजूद हो। जैसे a इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, या फिर क्लियर हो जाए कि a इज इक्वल टू, अगर इसके अंदर में हम लोग एक 5 रखे हैं तो ये भी क्या है, एक सिंगलटन है। क्लियर है? करली ब्रैकेट के अंदर में जैसे कोई भी कुछ भी हम डालते हैं तो वो क्या होता है, एक एलिमेंट बन जाता है। क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर रखा। इसके बाद जो हम लोग बात करने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो का नाम क्या है, सबसेट है। क्या है, सबसेट। हेडिंग में लिखिएगा सब सेट, इसको समझ लेना है। ठीक है, सबसेट हम कब कहेंगे, अगर हमारे पास दिया हुआ होगा दो सेट ए और बी, और अगर हम कहें कि ए क्या है, एक सबसेट है बी का, तो इस सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि इन दोनों एलिमेंट है। तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वे सभी बी में होने चाहिए। क्या होना चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तभी हम कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। जैसे बहुत क्लियर करेंगे इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल लेते हुए, क्योंकि बिना एग्जांपल के इन सब चीज़ों को थोड़ा समझना कठिन है, पर हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं। हमने कहा कि अगर ए को हम कहते हैं कि ए क्या है, सबसेट है बी का, तो जितने भी एलिमेंट ए में है वो बी में भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलें कि मान लो कि ए क्या है, ए जो है, ए के अंदर में कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक्स वाई, मान लिए एक्स कॉमा वाई है, और एक बी सेट हम लोगों ने लिया जिसके अंदर में एक्स वाई जेड है। क्लियर? अब हम कहते हैं कि ए में देख रहे हैं एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। ठीक, तब हम कहेंगे क्या कि ए जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का। ए क्या है, सबसेट है बी का। क्लियर? ये चीज़ समझ आया कि जो एलिमेंट ए में मौजूद है वो एलिमेंट्स जो हैं वो बी में भी होने चाहिए। ठीक है, जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इस बी में भी होने चाहिए, जो कि है। तो हम कहेंगे क्या कि ए जो है वो सबसेट है। लेकिन यही अगर हम कहें कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, ये हो सकता है क्या, देखो बी के एलिमेंट चेक किए तो एक्स वाई जेड है, 3 एलिमेंट है, एक्स वाई जेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स वाई केवल है। तो हम कहेंगे कि नॉट, तो बी चीज़ से अगर क्रॉस कर दिए तो इसका मतलब क्या, नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर? बट यहाँ पे आप देखो कि बी क्या है, बी तो इसमें एलिमेंट है, तो बी को हम लोग क्या कह देते हैं, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। क्या बी क्या है, एक सुपर सेट है किसका, ए का, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं वो बी में भी मौजूद है, और बी में और भी ज़्यादा एलिमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो बी क्या हो जाता है, एक सुपर सेट हो जाता है। यहाँ पे आप लिख लो इसको, क्या, सुपर सेट है, सुपर सेट होता है। क्लियर है? ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। ये साइन जो है ना, ये साइन क्लियर कर देते हैं। ये साइन जो है, ये साइन है सबसेट का, किसका है, सब सेट का साइन है। क्लियर? आई होप सबसेट जो होगा आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग इसी तरह, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, अगले क्लास में हम लोग जो है बाइनरी ऑपरेशन को देखने वाले हैं। बाइनरी ऑपरेशन, इससे पहले थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपको समझाते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद हम लोग क्लास को ओवर करने वाले हैं और फिर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पे आने वाले हैं। यहाँ पे अब आप लोग समझो थोड़ा सा, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट, हेडिंग में लिखना कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई ए क्या है, एक सेट है और एक हमारे पास बी सेट है, इस प्रोडक्ट से क्लियर हो रहा है क्या, मल्टीप्लिकेशन। क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, क्लियर, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो इस ए क्रॉस बी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो है ये एक ऑर्डर पेयर में लिखा आता है, कैसा ऑर्डर पेयर होता है, इसका एक पेयर बनता है, कैसा, एक्स कॉमा वाई, इस ऑर्डर पेयर में होता है। जहाँ पे अगर हम बात करें कि इस ऑर्डर पेयर की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इस ऑर्डर पेयर में कि देखो कि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है, जहाँ पे फॉर ऑल एक्स जो होता है वो बिलोंग कर रहा होता है पहला, जैसे ए है हमारे यहाँ पे, तो एक्स ए से बिलोंग करेगा और ये वाई जो होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, दूसरे सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको समझे बिना हम लोग आगे बाइनरी ऑपरेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोगों को, बट बाइनरी ऑपरेशन में इतना इस चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोग जो है ए बी लेकर जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। बट यहाँ पे इसका थोड़ा सा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ए क्रॉस बी का आखिर मतलब क्या है। तो ए क्रॉस बी का मतलब है कि एक्स कॉमा वाई के ऑर्डर पेयर में होता है, ये क्या होता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है, जहाँ पे ये जो पहला एलिमेंट है वो पहला सेट है या फिर पहला जो मल्टीप्लिकेशन में बैठा हुआ है उससे बिलोंग करेगा और दूसरा जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। क्लियर है, ये हो गया ए क्रॉस ए की बात। इसी तरह अगर आप देखो, जैसे कि अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लें इस पे, क्या, तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई ए सेट दिया हुआ है 1 2 और एक बी दिया हुआ है क्या, 3। तो ए क्रॉस बी अगर हमको करना है, क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो क्या होगा 1,2 क्रॉस 3। अब हमने क्या कहा, एक्स वाई के फॉर्म में होगा। एक्स यहाँ से अगर हम लोग एक्स ले रहे हैं तो यहाँ से हम लोग वाई लेते हैं 1,3। दूसरा एक्स ले रहे हैं अगर 2 को तो वाई ले रहे हैं यहाँ 3। इसके अलावा कोई एक्स वाई बन रहा है क्या, इसके अलावा हम देख पा रहे हैं, बट हमारे पास कोई भी एक्स वाई अब फॉर्म नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो गया, इसका ए क्रॉस बी हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगर थोड़ा सा बात अगर फंक्शन की करें तो सेट में क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक फंक्शन जो होता है लिखित होता है, एक फंक्शन नाम का चिड़िया है। ये जो होता है ये रिलेशन पे आता है, क्या, एक तरह का कोई फंक्शन मान लेते हैं, जैसे कि कोई भी, इसको हम लोग जो है बहुत लंबा वीडियो है तो अगले वीडियो में हम लोग क्या है फंक्शन और रिलेशन को देखेंगे। फंक्शन और रिलेशन जो है अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। फंक्शन और रिलेशन जो है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसको यहीं अभी तक छोड़ देते हैं क्योंकि ये 20 मिनट के करीब का वीडियो बन जाएगा, नहीं तो हम लोग जो है फंक्शन रिलेशन कल देखेंगे और साथ साथ जो है कल बाइनरी ऑपरेशन को भी हम लोग जो है देख लेंगे, ठीक है। कल तक हम लोग इसको रखते हैं पोस्टपोन। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हमारा चर्चा होने वाला है इन विषयों पे। तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।